नमस्कार, कैसे हैं बताइएगा। आशा करता हूँ ठीक होंगे। हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं जो आप सभी का महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि सर संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी के लिए आप बुक लिस्ट बता दीजिए। देखिए, बुक लिस्ट बताना सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जटिल होता है और इसलिए बुक लिस्ट बताने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी कि भाई कौन सी बुकें बताऊं। इसलिए पहले उन पर रिसर्च करना कि ये बुकें ठीक रहेंगी, इस अकॉर्डिंग मैंने आपको जो मैंने भी पढ़ी है कुछ कुछ और कुछ कुछ क्या सभी ही लगभग लगभग पढ़ी है मैंने लाइब्रेरी आदि में जाकर के, तो उनसे निकाल के ही मैंने नोट्स आदि बनाया था आज से लगभग 4-5 साल पहले। फिर मैंने पुनः अभी चूंकि लाइब्रेरी में ही है तो वहां पर अच्छी अच्छी बुक्स देख रहे हैं, तो उन्हीं सबको देख करके मैंने आप लोगों को सोचा कि संस्कृत ऑप्शनल के लिए एक तो बुक लिस्ट बताया जाए। तो इस लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ कि सिलेबस को समझाऊंगा और यूनिट वाइज यहाँ पर हम चलेंगे। क्योंकि एक साथ सब कुछ बता देना, एक ही वीडियो में सब बता देना क्या हो पाता है कि सब कुछ नहीं बताया जा पाता या फिर विस्तृत स्वरूप में चर्चा नहीं हो पाती है। इसलिए हमने यहाँ सोचा कि हम एक एक यूनिट को लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे और यदि आप लोग ऐसा आगे चाहते हैं कि कंप्लीट पेपर की बनाएं तो मैं एक साथ ही फिर 2-3 दिन में कंप्लीट प्रत्येक यूनिट की दोनों पेपर की यहाँ पर बुक लिस्ट आदि के साथ ही वीडियो बना लेंगे, जिससे कि आप लोग यदि सेल्फ भी अध्ययन करना जो चाह रहे हैं विद्यार्थी वो अध्ययन कर पाएंगे। दूसरा, हम यहाँ पर सिलेबस को भी समझेंगे, साथ में सिलेबस को ही समझते हुए ही बुक लिस्ट में यहाँ पर बताऊंगा। तीसरा, पेपर पैटर्न और पीवाईक्यू को लेकर के हम लोग यहाँ पर कार्य करेंगे। कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिलेबस को ही एक बता रखा है कि पेपर 1 को लेकर के कि पेपर 1 की कितनी यूनिटें हैं, सिलेबस क्या कैसा है, इन सब को लेकर के मैंने यहाँ पर बताया कि पीपीटी प्रॉपर बनाया है। अब एक एक यूनिट को लेकर के मैंने यहाँ रखा है कि देखिए भाई आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस ऑफिशियल बताएंगे, फिर हम बताएंगे 2025 को सबसे नया पेपर जो आया है अभी अपने पास है, चूंकि अभी 2026 चल रहा है तो 25 को लेकर के हम बताएंगे जो 25 का हो चुका कि उसमें व्याकरण को लेकर के कितने क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उन बुक लिस्ट का यूज कैसे करेंगे अपने अकॉर्डिंग टू एग्जाम, यानी अकॉर्डिंग टू यूनिट पेपर या एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग। अब इसके साथ बुक लिस्ट आपको कौन कौन सी चाहिए, जैसे लघु सिद्धांत में क्या है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का किस चीज के लिए पढ़ना है या रचना अनुवाद कौमुदी किस टॉपिक्स के लिए कवर करनी है, ये सब बताऊंगा। साथ में ही मैं आपको अपने रिसोर्सेस भी बताता जाऊंगा कि जो विद्यार्थी चाहते हैं कि नहीं मैं इन बुक के साथ भी बहुत प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से सर का भी सहायता लेना चाहते हैं और सर के साथ टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं या सर के नोट्स भी देखना चाहते हैं और साथ में ये बुक्स भी पढ़ना चाहते हैं या फिर इन बुक्स की जरूरत है सर के साथ या नहीं, वो भी बात कर लेंगे। तो ये सब के बताएंगे। इस तरीके से मैंने एक एक यूनिट को लेकर के यहाँ पर नोट्स बना रखा है। जैसे भाषा विज्ञान को लेकर के क्या होगा, काव्य शास्त्र को लेकर के क्या होगा, कला संस्कृति को लेकर के क्या होगा, दर्शन को लेकर के क्या होगा, गद्यांश को लेकर के क्या होगा, इन सब को लेकर के एक एक यूनिट पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि एक यूनिट पर चर्चा करने में हमें लगभग 10 से 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट भी हो सकता है। 10-15 मिनट में कोशिश करेंगे कि हम लोग एक यूनिट के सभी चीजों को, उसके सिलेबस को समझ लें, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने हैं उनको समझ लें और बुक्स का यूज कैसे करेंगे उनको समझ लें, यानी कि आप रियल में कुछ स्टडी कर पाए सेल्फ, उस अकॉर्डिंग में उस उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ इस मकसद से नहीं बना रहा हूँ कि मुझे बताना है और हो जाएगा। तो 3 चीजों को लेकर के डेडिकेटेड होंगे। मैं आपको बुक लिस्ट और रिसोर्सेस बताऊंगा, वही बताऊंगा जो बेस्ट बुक है और ऑथेंटिक रिसोर्सेस हैं जो प्रमाणिक है। दूसरा, सिलेबस डिकोडिंग करूंगा कि एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक लिस्ट में बताऊंगा आपको कि किस बुक का क्या क्या यूज करना है। पेपर पैटर्न और पीवाईक्यू को ट्रेंड को लेकर के समझाऊंगा, इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं साथ में आपके पीपीटी के। अब जिनको भी आपको चाहिए होगी पीडीएफ की, आप मुझे दे दीजिए। अब मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तब कर लीजिए जब ये वीडियो बना रहा हूं, तो उस समय मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में कहाँ जाएगा ये पीडीएफ और कहाँ क्या रहेगा वो मुझे भी पता नहीं। आगे देखते हैं। मेरे बारे में यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे बारे में सब वैसे भी जानते ही हो आप लोग, फिर भी आपको यदि मेरी एजुकेशन वगैरह जानना है तो ये सब लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये सब जान सकते हैं। और ये नोट्स मूलतः ये पढ़ने वाली चीज है कि मैंने जो ये हैंड रिटन नोट्स बनाया है वो 18 महीने में बनाया है, बहुत मेहनत करके रिसर्च करके बनाया है ऑप्शनल का, वो भी मैं आपको बताते चलूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे आज पहली यूनिट की, पेपर 1 की, और पेपर 1 में पहली यूनिट की बात करेंगे। लेकिन पेपर 1 की पहली यूनिट समझने से पहले थोड़ी सी हम पेपर की 5 मिनट चर्चा करेंगे पेपर 1 की यहाँ पर।
और यहाँ पर हम अभी एक बात समझने का प्रयास करेंगे, आपके एग्जाम में 2 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं। जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है सिलेबस के बारे में या यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के बारे में, उनके लिए 1 मिनट में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। आपके एग्जाम में 2 पेपर लगे हुए हैं, और 2 पेपर कैसे, आपको एक तो पेपर 1 लगा हुआ है और पेपर 2 लगा हुआ है। पेपर 1 में भी आपकी 8 यूनिट लगी हुई है, पेपर 2 में भी आपकी 8 यूनिट सिलेबस में लगी हुई है। लेकिन ध्यान रखना है कि 8वां यूनिट पेपर में अटेम्प्ट नहीं करनी होती है। प्रत्येक यूनिट 50 अंक की होती है, तो आपको पेपर में केवल 5 यूनिट ही अटेम्प्ट करनी होती हैं, और इसमें भी केवल 5 यूनिट अटेम्प्ट करनी होती हैं। 5 यूनिट का यदि आप 50 अंक लगाएंगे तो टोटल मिलाकर के 250 अंक का पेपर 1 हो जाता है, और इसी तरीके से 250 अंक का पेपर 2 हो जाता है। जब एक बार पहली बार मैंने पेपर देखा तो मुझे यहाँ 400 नंबर का पेपर दिखा, चूंकि 8 × 40 यानी कि 8 यूनिट है, 8 क्वेश्चंस भी होते हैं पेपर में, तो मैंने देखा 8 क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 50 अंक का है, तो वही 400 अंक का पेपर हो गया। मैं देख करके थोड़ा सा, पहली बार जब मैंने देखा था तो मैं थोड़ा सा सोचा 1 मिनट यार कैसे होगा, फिर मैं समझ गया कि ऊपर निर्देश पढ़ करके कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि केवल 5 अटेम्प्ट करनी है, तो 250 अंक का पेपर 1 है, 250 अंक का पेपर 2 है, यानी 8 में से 5 ही अटेम्प्ट करनी है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये आपकी इच्छा पर नहीं है कि आप 8 में से 5 अटेम्प्ट ही करेंगे। इसमें कुछ अनिवार्य है जो आपको अटेम्प्ट करनी ही है, और कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर करेगी जो आप चयन कर सकते हैं। कौन सी अटेम्प्ट अनिवार्य करनी है, कौन सी चयन करनी है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब हम पेपर 1 को लेकर के ही यहाँ चर्चा करेंगे सबसे पहले, और समझेंगे कि पेपर 1 की जो 8 यूनिट है उनमें से अनिवार्य कौन कौन सी यूनिट है और ऐच्छिक कौन कौन सी यूनिट है, इस बात को समझ लेते हैं। क्योंकि जब सिलेबस समझा रहा हूं मैं, तो जो वो विद्यार्थी भी देखेंगे जो पहली बार देख रहे हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कई बार देख चुके हैं, तो उन्हें डायरेक्ट उस चीज की जरूरत होगी जो बुक लिस्ट है, तो उसको भी मैं आपको बताते रहूंगा। लेकिन मुझे सभी को लेकर के चलना है, इसलिए कंप्लीट बता रहा हूँ। ध्यान रखिए, पेपर 1 में मैंने क्या बताया, 250 अंक का होगा, 8 यूनिट होंगी, लेकिन पेपर में 5 ही अटेम्प्ट करनी होगी। दूसरी बात मैंने बताई, कुछ अनिवार्य हैं, कुछ ऐच्छिक हैं। ऐसे ही सेकंड में भी है, 250 अंक हैं, 8 यूनिट है, कुछ ऐच्छिक हैं, कुछ अनिवार्य हैं, कुछ अनिवार्य संस्कृत में है, तो वो ध्यान रखनी है। अब देखो पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में आपकी 8 यूनिट है, 8 यूनिट का सिलेबस यहाँ पर ये दे रखा है। अब थोड़ा सा जो ऑफिशियल सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, उसमें आपको थोड़ा सा ये समस्या लगेगी कि भाई ऑफिशियल सिलेबस, कॉल आ रहा है एक, बाद में उठाऊंगा। ऑफिशियल जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस में भी थोड़ी सी त्रुटि कर रखी है, तो आप लोग कहेंगे यूपीएससी कैसे त्रुटि कर रखी है? कर रखी है, उसको सुधार के लिए किसी ने दे दिया नहीं है, और इसलिए थोड़ी सी समस्या है। कोई बात नहीं, उसने क्या कर रखा है यहाँ पर कि जो तीसरी और चौथी यूनिट है उसका सिलेबस एक साथ दे रखा है और अलग अलग नहीं कर रखा है। जबकि क्वेश्चंस पेपर में देगा तो वहां अलग अलग करके ही क्वेश्चंस देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो, पहली यूनिट में यहाँ क्या लिखा है, संज्ञा, संधि, कारक, समास, कर्तव्य, कर्मवाच्य, ये पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट में क्या दे रखा है, भाषा विज्ञान के बारे में, भाषा विज्ञान है। तीसरी यूनिट में क्या है, सामान्य ज्ञान लिखा है। फिर यहाँ पर संस्कृत साहित्य का इतिहास आदि करके ये दे रखा है इतना सिलेबस, जो कि तीसरी और चौथी यूनिट दोनों में पूछा जाता है। ये सिलेबस तीसरे क्वेश्चंस में और चौथे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, यानी कि क्वेश्चंस नंबर 3 और 4 साहित्य को लेकर के होता है, क्वेश्चन नंबर 2 भाषा विज्ञान को लेकर के होगा, क्वेश्चन 1 व्याकरण को लेकर के होगा। अब देखिए क्वेश्चन 4 जो यहाँ लिखा है, ये असलियत में यूनिट नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर पुरुषार्थ, संस्कार, वर्ण, आश्रम, फलित, ललित कला लगा है। मैंने जो अभी पीपीटी बनाया वो अच्छे से ही बनाया है, यूनिट वाइज बनाया जैसा पूछा जाता है। और ऐसे ही तो 5वां हो गया, ये दर्शन 6वीं यूनिट में लगा है, और 7वीं यूनिट में आपका संस्कृत में निबंध आता है, और 8वीं यूनिट में आपका अपठित गद्यांश, या फिर 8वां क्वेश्चन अपठित गद्यांश। इस तरीके से ये है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। पहले में व्याकरण, दूसरे में भाषा विज्ञान, तीसरे चौथे में साहित्य, 5वें में संस्कृति और कला विज्ञान, 6वें में दर्शन, 7वें में भी निबंध जिसमें दर्शन आदि से निबंध आते हैं, और 8वीं यूनिट में अपठित गद्यांश। कैसे है एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं, केवल यूनिट का नाम और वसूल। पहली यूनिट में व्याकरण लगा हुआ है, अब देख लीजिए, पहली यूनिट में व्याकरण है, दूसरी यूनिट में आपका भाषा विज्ञान है, और ऐसे ही पेपर में आएगा, ठीक है।
और तीसरी यूनिट में आपका क्या है, काव्य शास्त्र एवं काव्य की विधाएं हैं, जो कि सिलेबस भी आपका मैंने यहाँ पर दे रखा है। ये काव्य शास्त्र, ये सिलेबस देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए इसी को लेकर के तीसरा क्वेश्चन भी पूछा गया और चौथा क्वेश्चन भी पूछा गया। सिलेबस यही है, मात्र इसी से पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ इसलिए क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पर कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन और चौथे नंबर का क्वेश्चन से आपको 2025 का पेपर है। ये जो आप लोग मैं यहाँ पर लगाया हूँ, ये 25 का पेपर है। तो जब आप देखें तो 25 का पेपर निकाल सकते हैं कि 25 का पेपर है यहाँ पर जो मैं रखा हूँ यहाँ पर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आगे देखो पांचवी क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, कला संस्कृति एवं विज्ञान। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बड़े बहुत लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं होता है कि सर ही गलत बता रहे हो। तो यहाँ देखिए लिखा है कला संस्कृति और विज्ञान। ये सभी क्वेश्चंस खंड बाकी हैं, कला संस्कृति और विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप देखेंगे एक साथ ही इसलिए लिखा है क्योंकि सब क्वेश्चंस दर्शन से होते हैं। आज मैं देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, यहाँ पर सभी दर्शनों के नाम लिखे हैं, लिखा है भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियां। ये प्रवृत्तियां शब्द आपको समझाऊंगा सिलेबस समझाते समय, लेकिन क्वेश्चंस देख लीजिए। आपको ये 100 नंबर के क्वेश्चंस सिर्फ फिलॉसफी से यहाँ पर दिखेंगे, दर्शन से ही आपको दिखेंगे यहाँ पर। तो दर्शन से 100 नंबर के क्वेश्चन है। इनके रिसोर्सेस देखिए, हर चीज के रिसोर्सेस भी मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए 7वीं यूनिट हो गया, तो 6वीं और 7वीं में लगभग दर्शन ही होता है। इसके भी 7वीं की कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, उनकी भी मैं यहाँ पर चर्चा आपके साथ करूंगा। आगे देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन अपठित गद्यांश होता है। कैसे होता है तो देख लीजिए, ये लिखा है आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश होते हैं, प्रत्येक अपठित गद्यांश में 2 अपठित गद्यांश होते हैं, प्रत्येक में 5 क्वेश्चंस होते हैं, 25 नंबर का एक होता है। ये सब मैं आपको समझाऊंगा। ये ओवरव्यू मैंने दे दिया कि 8 यूनिट है, 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस में 7 यूनिट का सिलेबस दे रखा है। गलती ये कर रखी है कि तीसरी और चौथी यूनिट का सिलेबस उसमें एक ही तीसरे नंबर का पॉइंट डाल के दे रखा है। ये यूपीएससी की गलती है। आगे चलते हैं। अब सुधार कैसे होगा, यदि आप एप्लीकेशन लिख के देंगे उसको या कुछ ईमेल वगैरह आदि करेंगे तो वो हो सकता है विचार इस पर करें। आगे चलते हैं। तो ये हो गया, ये आपने देखा। अब हम लोग यहाँ पर 8 यूनिट में से अनिवार्य कौन कौन सी संस्कृत में करनी है, वैसे सभी लोगों को लगभग पता होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर लिख लीजिए जो पहली बार सिलेबस समझ रहे हैं या पहली बार जान रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपके लिए जो अनिवार्य है वो संस्कृत में लिखना है। यानी एक तो संस्कृत में लिखना है, ये अनिवार्य है। दूसरा ये कि वो अटेम्प्ट भी अनिवार्य ही आपको करनी है। यानी 5 में से 2 यूनिट ऐसी है पेपर 1 में जो अटेम्प्ट अनिवार्य करानी है और संस्कृत में करनी है। वो कौन सी है? पहली यूनिट और 5वीं यूनिट। क्या कहा मैंने? पहली यूनिट और 5वीं यूनिट पेपर 1 में अनिवार्य अटेम्प्ट करनी है। सेकंड पेपर की भी बता देता हूं, सेकंड पेपर की भी पहली यूनिट और 5वीं यूनिट अनिवार्य अटेम्प्ट करनी है। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ ये पहली यूनिट और 5वीं यूनिट संस्कृत में ही अनिवार्य करनी है, जबकि पेपर 2 में आपको पहली यूनिट तो हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में अनिवार्य कर सकते हो, या फिर इंग्लिश में भी अनिवार्य कर सकते हो, और यहाँ 5वीं लेकिन ये संस्कृत में ही लिखनी है। तो यानी पेपर 2 में 5 यूनिट में केवल 1 यूनिट ऐसी है जो अनिवार्य भी, मतलब संस्कृत में अनिवार्य है। बाकी आप पहली यूनिट हिंदी में भी लिख सकते हैं, अनिवार्य तो है लेकिन हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये संस्कृत में ही लिखना है। कौन सी? और संस्कृत में भी लिख सकते हैं। यदि आप कंप्लीट मीडियम संस्कृत चुनेंगे तो संस्कृत में भी लिख सकते हैं आप पूरा पेपर। यदि कब, लेकिन 5वां यूनिट यहाँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर पेपर 1 में याद रखो केवल कि पहली यूनिट और 5वीं यूनिट संस्कृत में अनिवार्य लिखनी है। यानी आप उसको हिंदी इंग्लिश नहीं लिख सकते हो और छोड़ भी नहीं सकते हो। यानी 5 में से 2 यूनिट तो कन्फर्म है, आपको यूपीएससी ही डिसाइड कर देता है क्या लिखोगे। तो 5 में से 2 यूनिट, यानी कि एक तो पहली यूनिट और 5वीं नंबर की यूनिट, इनको अनिवार्य संस्कृत में करना है। अब फिर से दिखा देता हूँ वो क्वेश्चंस क्या है। पहली यूनिट यानी व्याकरण की यूनिट, पहली यूनिट जो आज हम सिलेबस इसी लेक्चर में डिटेल्स में समझेंगे। पहली यूनिट व्याकरण की यूनिट है, ठीक है। व्याकरण की यूनिट आपको अनिवार्य संस्कृत में करनी है। देखो अधो लिखता सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषया समादेयाः, इससे पहले सबसे बड़ी बात ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। जो मैं निर्देश बता रहा हूँ वो निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो इतने देर से मैं निर्देश आपको समझा रहा हूँ वो निर्देश यहाँ लिखे हुए। देखिए कैमरा में इधर उधर इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखे अच्छे से पीपीटी, और कैमरा इसलिए कि थोड़ा सा आप लोग मुझे देखते हैं तो थोड़ा सा आपको ये लगता है, कुछ बच्चों ने कहा कि ठीक है सर मतलब जिंदा होके पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, सभी एक्टिव है। अब देखो यहाँ लिखा है खंडद्वयेषु विभाजिता अष्टप्रश्नाः, कि दो खंडों में आपके प्रश्न होंगे। एक तो होगा खंड ए या फिर का कह लीजिए, और खंड बा कह लीजिए या फिर बी कह लीजिए। तो का और खा होगा। पहले खंड में 4 यूनिटें होंगी, कौन कौन सी, 1 2 3 और 4। बी में भी 4 यूनिटें होंगी, 5 6 7 और 8। इनमें ये 8 यूनिट हो गया ऐसा, यानी कि खंड आ में यूनिट होंगी 5, खंड बा में भी यूनिट होंगी 4, मतलब 4 यूनिट खंड आ में, 4 यूनिट खंड बा में। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। परीक्षार्थी भी पंचैव प्रश्नाः समाधेयाः, परीक्षार्थी को केवल 5 प्रश्नों को समाधान करना है, यानी 5 प्रश्नों के ही आंसर मात्र देने हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। प्रश्नानाम 1 तथा 5 अनिवार्य, मतलब पहला और पांचवा अनिवार्य है। तो इन 8 में कौन सा अनिवार्य है, पहला अनिवार्य है और पांचवा अनिवार्य है, यानी 5 में से 2 तो हो गए भाई, पहला और पांचवा। अब आपको और कह रहे, लेकिन शेष प्रश्नेषु त्रयाणाम समाधानम प्रदेयम तत्र प्रत्येक खंडात एकम अवश्यम करणीयम। ये लाइन समझने योग्य है कि अब आपको 3 का चयन करना है। 2 तो हो गया, 3 और चयन करने हैं। वो 3 कैसे चयन करने हैं, ऐसा नहीं करना है कि 6 7 और 8 आप केवल बी खंड में से ही कर लेंगे, यानी कि पहला हो गया, पांचवा हो गया, 6 7 8 कर ले, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। कैसा करना है, आपको खंड आ और बा में से एक एक तो अवश्य ही करना है, यानी कि ऐसा करना पड़ेगा कि खंड आ का मान लीजिए आप दूसरे नंबर तीसरे नंबर का चुन लेते हैं साहित्य का, तब आप यहां पर छठवां और सातवां चुन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। या फिर ऐसा करें आप कि यहां पर आप सिर्फ 7वें नंबर का कर लें, यहां पर आप क्या करें, सिर्फ 7वें नंबर का चयन कर लें। ठीक है, 7वें नंबर का चयन कर लें, तो आप यहां फिर 2 चुन सकते हैं। समझ में आ रहा, यानी कि इनमें से एक चुनना तो आपके लिए आवश्यक है, यानी प्रत्येक खंड में से अनिवार्य के अलावा भी एक एक क्वेश्चन और आपको चुनना होगा, चयन करना होगा। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया कि मैं क्या कहता हूं कि आप पहला पांचवा तो है ही, आप कोई व्यक्ति दूसरा चुन लीजिए, दूसरा चुन लेते हैं, और यहां पर जाके दर्शन का छठवां चुन लेते हैं और सातवां चुन लेते हैं। यानी तो फिर वो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, दूसरा करेंगे, पांचवा करेंगे, छठवां सातवां करेंगे, इस तरीके से करेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तीसरा चौथा पेपर 1 का चुन लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, मान लीजिए पहला और पांचवा तो अनिवार्य हो ही गया, दूसरा और तीसरा आपने चुन लिया और साथ में यहां पर 6वें नंबर का चुन लिया, तो ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरा तीसरा छठवा, यानी कि प्रत्येक खंड में से एक चुनना अनिवार्य है। तो एक एक और चुन लेंगे तो 4 हो जाएंगे, फिर एक और आप कहीं से भी चुन सकते हैं। हाँ, अब ये बात ध्यान रखना है, जो ये 3 क्वेश्चन आप चुनेंगे इन्हें आप हिंदी में लिख सकते हैं केवल 8वां छोड़ करके, यानी आप 8वें नंबर का चुनते हैं तो ये भी संस्कृत में लिखना पड़ेगा। है तो ऐच्छिक ये, लेकिन लिखना संस्कृत में है, मतलब इच्छा पर निर्भर है। यदि आप इसकी ओर जाते हैं तो संस्कृत में ही चयन करना होगा। अब कौन सा क्वेश्चन चयन करना चाहिए, किस क्वेश्चंस को चयन करने से नंबर कैसे क्या मिलते हैं, उसकी हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। अभी इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। आपको मुझे लगता समझ में आ गया होगा। किसी का कुछ भी इस चीज को लेकर के डाउट रहे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं मैसेज पर कर दूंगा, और मैसेज से भी यदि समाधान नहीं होगा तो मैं कॉल आदि पर भी आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, इस चीज को लेकर के तो आप लोग, चूंकि ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए। आगे देखो, प्रत्येक प्रश्नस्य तस्य भागस्य च अंकः तत्रैव निर्दिष्टा, यानी कि जहां पर प्रश्न पूछा गया है वहीं पर उसके अंकों को ही निश्चित कर दिया गया है, निर्दिष्ट कर दिया गया है, दिखा दिया गया है। ठीक है, ये बातें इंग्लिश में भी लिखी हैं, जो आप यहाँ पर लिखे हैं संस्कृत में, वो निर्देश है, वो इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखे होते हैं, संस्कृत के साथ ही ध्यान रखना है कि जैसे अंक कैसे निश्चित हैं, तो ऐसे निश्चित है। देख लीजिए कि जैसे ये यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 अंक है और 10 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ 10 क्वेश्चंस का एक एक नंबर है, यानी कि पदस्य का संज्ञा, पदस्य का संज्ञा, यानी कि पद की कौन सी संज्ञा होती है, ये पूछा गया है। इसकी पद की संज्ञा बताएगी तो 1 नंबर आपका पक्का है यहाँ पर, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से निर्दिष्ट है कि किसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, ये इतने नंबर का है, इतने नंबर का है। ऐसा निर्दिष्ट करने से क्या स्पष्ट हो जाता है कि आपको उसके लिए कितने शब्दों में वो आंसर रहना है, ये निर्धारित हो जाता है। जैसे अब 10 अंक का है तो उसके लिए कितना आप शब्द लिखेंगे, ये निश्चित हो जाता है, जैसे 150 शब्द लिखते हैं 10 अंक के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो,
तो ये समझ में आगे आगे हम संस्कृत क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ना है इसलिए संस्कृत समझा रहे हैं। आप अपने साथ पेपर रखिएगा, इंग्लिश वाली लाइन भी यहाँ पर देखते जाइएगा। अब क्या है, प्रश्न संख्या 1, 5, 8 संस्कृत भाषा एवं समाधेयाः, यानी कि पहला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और आठवां क्वेश्चन संस्कृत में ही लिखना है। तो आठवां तो इच्छा पर निर्भर है, तो आप चाहें तो इसे छोड़ ही सकते हैं। तो अनिवार्य रूप से केवल पहला और पांचवा ही संस्कृत में करना है, लेकिन यदि आप आठवीं की ओर जाते हैं तो फिर संस्कृत में वो करना पड़ेगा। शेष प्रश्नानाम समाधानम यथेच्छम संस्कृत भाषया, या तो संस्कृत भाषा में आप कर लीजिए अथवा प्रवेश पत्र स्वीकृत भाषा करणीयम, या फिर आप जो प्रवेश पत्र में भाषा स्वीकार करते हैं उसमें कर लीजिए। संस्कृत भाषा जो लिखनी है वो देवनागरी लिपिया एवं लिखनी है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा लिखोगे वो देवनागरी लिपि में ही लिखनी है, ध्यान रखिएगा। एवं मतलब ही, मतलब लिपि में ही लिखनी है, यानी कि आपको रोमन आदि लिपि में नहीं लिख देनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, देवनागरी लिपि आप जानते हैं, देवनागरी की लिपि यही है, जैसे ये जो संस्कृत लिखी है देवनागरी लिपि में ही लिखी है। रोमन लिपि क्या होती है, रोमन आप जानते हैं, जो इंग्लिश की लिपि है वो रोमन है, ठीक है। जैसे ये टाइम अलाउड 3 आवर्स, ये रोमन लिपि लिखी है, यानी कि ये जो संस्कृत लिखी है देवनागरी में लिखी है, और ये जो नीचे वाली इंग्लिश लिखी है ये रोमन लिपि में लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, आगे लिखा है लिखनिया प्रश्नोत्तरस्य शब्द सीमा यदि निर्धारिता तर्हि सा पालनीय, यानी कि यदि प्रश्न के शब्द सीमा लिखी हुई है तो उसको पालन करिए, तो बिल्कुल शब्द सीमा आपको करना है। आगे लिखा है प्रश्न क्रमानुसार में क्रमेण प्रश्नोत्तराणि प्रदीय, यानी कि प्रश्न के क्रम के अनुसार ही उत्तर दीजिएगा। यदि उत्तर पुस्तिकायां किमपि विष्टम रिक्तम यस्यात्, यदि कोई प्रश्न पेज रिक्त होता है तर्हि तत् स्पष्ट रूपेण अनुलोम विलोम, यानी ऐसा चिन्ह आप लगा सकते हैं। अंशतः प्रदत्त प्रश्नोत्तरमपि संपूर्ण प्रश्नोत्तरवत् परिवर्तन भविष्यति, यदि आप थोड़ा भी लिख देते हैं किसी प्रश्न को तो भी वो आपका पूरा लिखा हुआ, आपने कंप्लीट लिखा है ऐसा माना जाएगा, यानी कि आप 2 लाइन भी लिख देते हैं किसी में तो भी आपने कंप्लीट किया है ऐसा माना जाएगा। तो निर्देश पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ये बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले लेक्चर में बता दिया है कि भाई निर्देश करने हैं। तो एकदम क्लियर जान गए होंगे आप लोग, एकदम क्लियर समझ गए होंगे यहाँ पर आप कि पहली यूनिट तो सर अनिवार्य संस्कृत में करनी है पेपर 1 की, और क्या जान गए, बोले 5वीं यूनिट भी संस्कृत में अनिवार्य करनी है। यदि 8वीं करना चाहेंगे तो फिर उसे भी संस्कृत में हमें करना होगा, लेकिन पहली 5वीं तो अनिवार्य है। बाकी हमें प्रत्येक खंड से 1 यूनिट चुन लेनी है, जो आप हिंदी में या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और चाहे तो संस्कृत में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग यहाँ आज पहली यूनिट का सिलेबस समझेंगे और सभी के लिए अनिवार्य है ये व्याकरण पोर्शन। पहली यूनिट के बारे में अब हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहली यूनिट क्या है, सभी के लिए अनिवार्य है। पहली यूनिट क्या है, सभी के लिए अनिवार्य है। विशेषता यह है कि संस्कृत भाषा में ही लिखनी है सभी को, और अनिवार्य है, यानी कि आप इसमें सोच ही नहीं सकते हैं कि हम छोड़ देंगे या नहीं लिखेंगे। तो संस्कृत में है, अनिवार्य है। और तीसरा है ये 50 अंक का है, ठीक है, और ये पहला प्रश्न ही व्याकरण का होता है, तो ये ध्यान रखिए। अब हम लोग व्याकरण के प्रश्न पर चलते हैं। ये आया पहली यूनिट व्याकरण का। यहां पर भी आप देख लीजिए, ये आपका पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम ये ऑफिशियल पाठ्यक्रम है आपका हिंदी में। संज्ञा, संधि, कारक, समास, कर्मणी और कर्मणी वाच्य पर विशेष बल देते हुए, आगे ध्यान रखना, यही नहीं समझते हैं इसलिए गलती करते हैं। व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं, इसका उत्तर संस्कृत में देना होगा। ये आपकी पहली यूनिट का ऑफिशियल सिलेबस है। अब हम इसी सिलेबस को लेकर के कंप्लीट यूनिट की चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग बताइएगा ज्यादा फालतू बातें तो नहीं हो रही, वैसे मैं करता नहीं हूं। चलिए, यूनिट 1 लगी हुई है, व्याकरण की यूनिट लगी हुई है। संज्ञा, इसमें 5 टॉपिक्स आपके डिसाइड है। क्या है, 5 टॉपिक्स आपके डिसाइड है। पहला क्या है, संज्ञा, दूसरा है संधि, तीसरा है कारक, चौथा है समास, पांचवा है कर्तरी और कर्मणी वाच्य, ठीक है। तो 5 टॉपिक्स डिसाइड है। यहाँ पर जब मैंने ये बनाया है तो पिलर्स यहाँ पर डिसाइड कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है, इसको समझेंगे। पहला है आपका संज्ञा, दूसरा है संधि, तीसरा है कारक, चौथा है समास, पांचवा है वाच्य परिवर्तन, कर्तरी कर्मणी वाच्य। ये 5 आपके टॉपिक्स लगे हुए हैं व्याकरण में, ठीक है। इन 5 टॉपिक्स को आपको कवर करके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन।
आप लोग कहेंगे ये सब बातें तो मुझे मालूम है, अभी जो आगे मैं बातें बताने वाला हूँ वो आपको मालूम नहीं होंगी ना। ठीक है, ये तो सबको ही पता होता है, शुरुआत तो बेसिक से ही की जाती है। अब देखो आप यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको कि आपको संज्ञा, संधि, कारक और समास लगा हुआ है। अब आपको ये ध्यान रखना है 5 टॉपिक्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यानी कि संज्ञा प्रकरण से कितने नंबर का पेपर में आएगा, संधि से कितने नंबर का आएगा, कारक से कितने नंबर का आएगा, समास से कितने नंबर का आएगा और कर्तृ-कर्मणी वाच्य से कितने नंबर का पेपर आता है। यानी टोटल तो 50 अंक का आता है, लेकिन आपको पेपर एनालिसिस करके ये समझना पड़ेगा कि इन 50 में से किसका क्या आता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो आपका इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ वेटेज भी दिया है। मैंने जो अपने लेक्चर्स में कवर कराया है, मैंने व्याकरण के लेक्चर पढ़ाए हैं 27 यानी 27 लेक्चर में कंप्लीट व्याकरण पढ़ाया है। जब कोई दूसरे कोचिंग वाले पढ़ाते थे पहले, वो लोग 40-50 लेक्चर पढ़ा देते थे व्याकरण को लेकर के, पर मैंने यहाँ पर कम करके मैंने 27 लेक्चर में कंप्लीट व्याकरण बहुत प्रॉपर करा रखा है। आपको लेक्चर्स की भी यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कि कौन सी लेक्चर्स में क्या करा रखा है, एकदम स्पष्ट है। रिकॉर्डेड लेक्चर से पूरा प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर है, हैंड रिटन नोट्स है, वही जो 18 माह में बनाए हैं। देखिए संज्ञा प्रकरण, यहाँ पर आप डायरेक्ट लास्ट लेक्चर देख लीजिए, ये 21 लेक्चर तक ये हो गया क्रम से, और फिर 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 एक आध लेक्चर और है, टोटल 27 लेक्चर के आसपास इसमें उपलब्ध है। क्योंकि जब आप यहाँ पर जाएंगे पेपर मन का यहाँ पर देखेंगे मेरे, तो यहाँ पर आपको ऐप में 27 लेक्चर देखेंगे कुछ, ये देखो यहाँ पर आप जाएंगे तो 27 वीडियो और 14 फाइल्स दिखेंगे जब हमारे पेज का आप ओपन करेंगे। और मैंने यूनिट वाइज बांट रखा है प्रॉपर व्यवस्थित। यूनिट 1 संज्ञाकरण लगा है, संज्ञा, संधि, समास, कारक और कर्तृ-कर्मणी वाच्य। दूसरे में भाषा विज्ञान, तीसरे में साहित्य एवं काव्य शास्त्र, 5वें में कला विज्ञान, 6वें में दर्शन, 7वें में निबंध, 8वें में अपठित गद्यांश। प्रॉपर यूनिट वाइज उसमें टेस्ट सीरीज, PYQs, मॉडल आंसर, टॉपर आंसर सब कुछ व्यवस्थित कर रखा है, तो आप ये देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं ये बात बता रहा था आपको कि व्याकरण जैसे आप पूछा जाएगा यहाँ पर, तो व्याकरण के लिए करना क्या है। जैसे संज्ञा प्रकरण है, यहाँ पर संज्ञा प्रकरण के लिए कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने संज्ञा प्रकरण के लिए कितने लेक्चर पढ़ाए हैं, तो मैंने 1 से 5 तक जो लेक्चर पढ़ाए हैं वो संज्ञा प्रकरण के लिए पढ़ाए हैं, चूंकि ये महत्वपूर्ण है। एक आप देखेंगे संज्ञा प्रकरण के लिए एक लेक्चर 1 से लेकर के यहाँ तक लेक्चर तक पढ़ाया है और यही संधि स्टार्ट कर दिया गया है। अब संज्ञा प्रकरण से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने पूछे जाते हैं ये आप देख लीजिए, कितने अंक के पूछे जाते हैं। 2025 का पेपर है, यहाँ पर पेपर एनालिसिस के साथ में बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का ये हो गया, 1, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है, ए भी संज्ञा का ही है तो 3 नंबर, तीसरा हो गया, बस ये 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर इस बार। यानी 2025 के पेपर में यदि देखें तो यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 से हैं, यानी संज्ञा प्रकरण को लेकर के हैं। तो 3 नंबर का 50 में से संज्ञा प्रकरण का आया। 3 में से 3 ही प्राप्त किए जा सकते, बहुत सरल है। खर प्रत्याहार को लेकर के है, ईसत स्पष्ट प्रथनाम कैसा नाम भरा है, तो ईसत स्पष्ट बनता है स्थानाम होता है। अब देखो पदसंज्ञा की है तो सुप्तिगंतम पदम आदि ये सब पूछा गया है। इन सब के प्रॉपर मैंने लेक्चर्स में कवर करा रखे हैं, तो वो सब है, ये हो गया। अब पहला टॉपिक से 3 नंबर का पूछा है। अब देखते हैं इसके अलावा पूछा है क्या, कहीं नहीं पूछा है, कहीं भी हाँ, एक हाँ और भी पूछा है। 3 नंबर वो हो गया, एक 2 नंबर का ये हो गया, तो तीनों तो 5 हो गया, और बस 5 नंबर का, यानी 5 नंबर का आपका पेपर 1 में पूछा गया है। लेकिन ध्यान रखिए कभी कभी यहाँ पर निबंध पूछ लिया जाता है। चौथे और 5वें क्वेश्चंस में निबंध पूछा जाता है व्याकरण में। चौथे क्वेश्चंस में और 5वें क्वेश्चंस में व्याकरण का निबंध पूछा जाता है, जो निबंध 10-10 अंक का होता है। और ये निबंध किन प्रकरणों से होता है, तो ये 5 में से 4 प्रकरण से संबंधित निबंध हो सकता है। संज्ञा प्रकरण से, संधि प्रकरण से, कारक से और समास से, यानी संज्ञा, संधि, कारक और समास को लेकर के ये निबंध आपका हो सकता है। कर्तृ और कर्म वाच्य को लेकर के अभी तक नहीं पूछा गया है निबंध, और ना ही ये दिखता है कि पूछा भी जा सकता है, ठीक है, ये भी नहीं दिखता है। चलिए, तो ये हो गया 5 नंबर का पूछा। 50 में से 5 नंबर का संज्ञा प्रकरण से पूछा। अब संधि से कितना पूछा है वो देख लेते हैं। तो संधि से यहाँ पर पूछा है आपका 2025 में
ये थोड़ा सा बदलते भी रहता है। आपको हर 10-20 वर्ष का मैंने वहां पर बताया है, जब पेपर एनालिसिस कराया, यूनिट्स पढ़ाई हैं, वहां पर मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। और आपको पेपर देते हैं तो एक पेपर का एनालिसिस जैसे मैं करवा रहा हूँ, ऐसे आपको 15 से 20 साल के पेपर का खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। जब मैंने नोट्स बनाया तो उससे पहले मैंने 20 साल के पेपर का एनालिसिस किया, यानी एक तो मैंने 1992 से 2001 तक का किया, और 2001 के बाद तो मैंने बहुत अच्छे से किया है और आपके नोट्स में भी शामिल किए हैं। 1992 से 2001 तक के क्वेश्चंस मैंने नोट्स में शामिल नहीं किए हैं, और वो इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि उस समय पैटर्न थोड़ा अलग था, ऑप्शनल का क्वेश्चंस के पूछे जाने के लिए को लेकर के अलग था, इसलिए वो नहीं किए हैं। 2001 के बाद के क्वेश्चंस, अभी तक के 25 साल के क्वेश्चंस मैंने नोट्स में शामिल किए हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर संधि से कितना पूछा गया है, तो संधि से पूछा गया है आपका तो संज्ञा प्रकरण यानी 5 नंबर का पूछा गया है। यदि एक निबंध भी आ जाता है इसमें तो 15 अंक का हो जाता है, यानी कि अधिकतम 5, न्यूनतम 3 से 5 अंक का होता है संज्ञा प्रकरण, और अधिकतम 15 अंक का होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन निबंध को लेकर के यहाँ पर दिखता है। कैसे निबंध पूछे जाते हैं वो सब मैं चर्चा आगे करूंगा। अब देखो संधि को लेकर के 2025 में क्या पूछा गया है, तो देखो नद्यम्बु, ठीक है, इत्यत संधि विच्छेद और संधि स्थिति 2, तो 1 नंबर और दूसरा 2 नंबर का, और एक ये 3 नंबर का। 3 नंबर का यहाँ पर पूछा गया है संधि को लेकर के। 3 नंबर का क्या पूछा गया है संधि को लेकर के, एक तो नद्यम्बु, गंगौघः और गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, ये 3 नंबर का हो गया। आगे देखते हैं। एच वायवा, ये 2 नंबर का है, तो 3 और 2 5 नंबर का हो गया, ठीक है। और ठीक है, बस 3 तो 5 नंबर का आपका यहाँ पर संधि से लेकर के पूछा है, और संधि से चूंकि यहाँ पर निबंध नहीं पूछा है तो संधि से भी क्या होता है 5 नंबर का कम से कम, और 10 नंबर का यदि निबंध आ जाता तो 15 नंबर का हो जाता है। यानी ये 5 नंबर का संज्ञा प्रकरण से, 5 नंबर का संधि प्रकरण से। पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे संधि के लिए लगभग 150 के करीब सूत्र है, 150 सूत्र पढ़ते थे संधि के, और 200 पढ़ते थे, और 2-4-5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। आप खुद सोचिए कि क्या आप 20 लेक्चर पढ़ के 5 नंबर के लिए पढ़ेंगे, नहीं। तो मैंने फिर उसको व्यवस्थित किया और संधि को एक दायरे में बांधा कि संधि को पढ़ना है, और महत्वपूर्ण 90 सूत्र के करीब मैंने संधि के डिसाइड किए PYQ के अकॉर्डिंग, एनालिसिस करके पिछले 20 साल के क्वेश्चंस, 25 साल के सॉरी, और फिर मैंने बनाया। तो यहाँ 7वें नंबर के लेक्चर से आप देखेंगे यहाँ पर 15वें लेक्चर तक मैंने संधि पढ़ाया है। लेक्चर थोड़े से अच्छे स्तर के होते हैं, यूपीएससी वाले हो तो 2-2 घंटे के लेक्चर होंगे। आप समझ सकते हैं कितना समय लगा होगा। ये आपका समय भी लिखा है वीडियोज का, तो यहाँ तो सब खुल के है कि आप समय भी देख लीजिए। 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 7 मिनट सब लिखा है यहाँ पर लेक्चर्स पर। इसमें मैंने विधि संधि पढ़ा है और उत्तर चेक किए हैं, लाइव क्लास में उत्तर चेक कर रहा था, तो ये रिकॉर्डिंग है। ये हो गया, तो अपने देखा 5 नंबर का। अब देखते हैं संज्ञा हो गया। संज्ञा से कितने नंबर का पूछा सर, 5 नंबर का पूछा है, ठीक है। और संधि से कितना पूछा है, 5 नंबर का पूछा है। कब पूछा है, 2025 का पेपर एनालिसिस करते हुए हम लोग चल रहे हैं, सबसे लेटेस्ट पेपर, जैसे कि आपको अच्छा लगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर समास कारक को लेकर के कितना पूछा गया है। कारक को लेकर के बहुत अच्छा यहाँ पर है, और कारक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के रूप में यहाँ पर है आपका। कारक को लेकर के यहाँ पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जो कि यहाँ पर लिखे रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बी होगा, आपको पहले से ये सब याद होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये कारक से होंगे। ये पांचों ही क्वेश्चन डायरेक्ट तौर पर नोट्स के ही क्वेश्चन है। नोट्स के क्या है, आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ेंगे जो मैं तो वहां से डायरेक्ट है, ऑफिशियल एग्जाम्पल है। ऑफिशियल एग्जाम्पल मैं उन्हें कहता हूं जिन एग्जाम्पल्स को भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ में समाहित किया है और दिए हैं, या फिर आप जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, अभी जो मैं ग्रंथ बताऊंगा उन ग्रंथों में जो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखे रहते हैं उन्हें ही मैं ऑफिशियल एग्जाम्पल कहता हूँ। दामोदीपया अलम समेण हिमालया गंगा प्रभवती खरे कृत्यति और ग्रामस्य दक्षिणतः नदी, ये सब डायरेक्ट एग्जाम्पल है, डायरेक्ट तौर पर सबको पता है जो पढ़े हुए हैं। ये 10 नंबर का कारक से पूछा गया है। 10 नंबर में 10 ही प्राप्त किए जा सकते हैं, व्याकरण में कटने की संभावना नहीं होती है। और एकमात्र यूनिट है कि यदि आप ठीक से अपन अटेम्प्ट करते हैं तो निबंध को छोड़ भी दें तब भी इसमें आप 40 नंबर लाने की क्षमता रख सकते हैं। 45 नंबर यानी 40, 42, 45 यानी 50 में से 40 से 45 नंबर लाने की क्षमता इस यूनिट में आपके पास हो सकती है, यदि आप प्रॉपर बहुत अच्छे से व्याकरण पढ़ के जाते हैं।
और पढ़ने की बात नहीं है, यहाँ पर है कि उस 30-40 मिनट के अंदर आप कैसे पांचों ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। समय की बहुत पाबंदी है, कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे आप। आधे से अधिक बच्चे मेरे जो मेंस लिखे हैं वो पेपर ही अटेम्प्ट करके नहीं आ पाए हैं, इसलिए उनके नंबर भी कम रहे हैं उस मामले से। तो ध्यान रखना कि अटेम्प्ट करना ही बहुत कठिन है, इसलिए आपको यूनिट वाइज टेस्ट यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ, करवाता हूँ। कुछ विद्यार्थी नहीं देते हैं यूनिट वाइज टेस्ट, लेकिन आपको यूनिट वाइज टेस्ट देना है। उसके बाद मेरे द्वारा लिखा हुआ मॉडल आंसर भी देखना है, और जो टॉप किसी अच्छे विद्यार्थी ने भी मॉडल आंसर लिखा है वो भी देखना है। जैसे ये किसी विद्यार्थी का द्वारा ही लिखा हुआ आंसर है, तो उसने जो गलती की है मैं चेक करके गलती आदि बताता हूँ, उसकी कॉपी भी चेक करता हूँ। हैंड रिटन मेरे पास उस चूंकि लैपटॉप वगैरह उस समय नहीं था, तो जिस समय मैं ये सब टेस्ट वगैरह बना रहा था उस समय मैंने हाथ से ही देखिए टेस्ट सीरीज बनाया है, हाथ से ही अपनी राइटिंग लिखी है। सधो लिखता सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषया समाधेयाः, अधो लिखता सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषया समाधेयाः, या माता वर्णानाम उच्चारण स्थानानि समाधेयाः इत्यादि। तो इस तरीके से आपको टेस्ट लिखने होते हैं, और टेस्ट सीरीज में बैच में इंक्लूड रहती है जो बैच रहता है। यहाँ पर क्या समझ में आया कि कारक प्रकरण 10 नंबर का पूछा जाता है, और कभी कभी कारक प्रकरण से निबंध पूछा जाता है। तो देखो अब क्या कारक से निबंध पूछा, तो जी हाँ, इस बार कारक प्रकरण से निबंध पूछा। लिखा है आधारस्य भेदानसो उदाहरणम व्याख्यातम, पहले का डी नंबर का। अब ये निबंध उसकी मर्जी पर है यूपीएससी की, वो चाहे तो संज्ञा प्रकरण से पूछे, वो चाहे तो संधि से पूछे, वो चाहे तो कारक से पूछे। कारक से बहुत कम ही पूछते हैं, लेकिन पूछता है ना, तो ध्यान रखिएगा। इस बार उसने पूछा आधारस्य भेदानसो उदाहरणम, अब ये हो गया। तो अब 20 नंबर का कारक हो गया, समझ में आ रहा। 5 नंबर का संज्ञा, 5 नंबर का संधि, और 20 नंबर का कारक। 20 नंबर का हो गया 2025 में कारक। समझ में आ रहा। ऐसा कभी आपने कहीं एनालिसिस सुना संस्कृत ऑप्शनल का? बताइएगा आप लोग मुझे कि और ऐसे ही कराना होता है। ये मैं एक पेपर का करके बता रहा हूँ, आप लोग करिएगा और बार बार क्वेश्चंस देखिएगा, उनके आंसर ट्राई करिएगा पढ़ने के बाद। यदि आप 15 साल के, कम से कम 15 नहीं तो 10 साल के ही करिए, मान लीजिए 2013 के बाद के पेपर अभी तक के कर लीजिए, 13-26 यानी कि 13-15 साल के कर लीजिए आप। यदि 15 साल के क्वेश्चंस को यदि आप ऐसा कर लेते हैं, जब पेपर आएगा तो आपको लगे 95% पेपर वही है जो पहले 10 साल में पूछा जा चुका है, ऐसा आपको बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। मुझे तो लगभग 95% लगता ही है, और हर बार होता ही है, लगने की बात क्या है। कारक भी 20 नंबर का हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस पहली बार आया है पिछले 20 साल में कि आधारस्य भेदानसो उदाहरणम व्याख्यातम, ये निबंध पहली बार आया है। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, जो निबंध आ रहे हैं वो गहराई में आ रहे हैं। आधार का मतलब क्या होता है, आप सप्तमी कर पढ़ते हैं जब कारक, तो वहां लिखा था है आधारोधिकरणम। यहाँ पर आप कारक प्रकरण देखेंगे तो विभक्तियों को पढ़ेंगे। देखिए कारक प्रकरण परिचय, कारक चिन्ह, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, आरंभ, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, कंप्लीट, पंचमी और षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति लिखा है यहीं पर आपको आधारोधिकरणम पढ़ाया गया है। यदि आप इसको बहुत जूम करके देखेंगे तो सबसे शुरू में ही यहाँ पर, हालांकि दिखेगा नहीं, यहीं पर लिखा रहता पहले ही सूत्र में, यहीं पर पहला ही सूत्र यहाँ पढ़ना होता है ये सब बातें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 21वें लेक्चर्स में ये डायरेक्ट शामिल करता है, मैं तो ये बता दूंगा किसमें क्या शामिल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कारक प्रकरण से लेकर के ऐसा पूछा गया। अब देखो, अब यहाँ तो कारक प्रकरण को लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो अब ये कंप्लीट हो गया, ये वाला आधारस्य वाला हो गया। अब यहाँ कारक के बाद आया समास। समास से सर कितना नंबर का पूछा इस बार, तो समास से लेकर के एक तो निबंध पूछ लिया। यहाँ देखो विशेषणम विशेषण बहुलम ये सूत्र है, और इसी को लेकर के पूछ दिया गया है, 10 नंबर का निबंध पूछा गया। तो समास से एक तो 10 नंबर का निबंध पूछ लिया गया, और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा है यूपायदारु, यूपदारु, यूपायदारु में तो वही बता दिए, यूपदारु इत्त विग्रह समास नाम च लिखत, कि इसमें कौन सा समास है उसका नाम लिख दीजिए, और इसका विग्रह क्या होगा वो लिख दीजिए। एक और पूछा है पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम, तो इत्यत्र समासम समास नाम च लिखति, ये लिखना है, ठीक है। समास नाम लिखना है और समास कराना है। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का, यानी कि 12 नंबर का समास पूछा, ठीक है। क्या 12 नंबर का क्या हो गया, समास हो गया। तो 12 नंबर का समास हो गया। अब ध्यान रखिएगा, हमेशा कारक से निबंध पूछे या समास से निबंध पूछे ऐसा नहीं है। ऐसा पिछले 3-4 साल का ट्रेंड है कि कारक या समास से निबंध हो रहा है, लेकिन संधि संज्ञा से भी निबंध पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो ये आपको पेपर एनालिसिस करने से पता चल जाएगा।
कर्तृ-कर्मणि वाच्य से कितने नंबर का पूछा, तो 2 नंबर का पूछा होगा, जहां तक हमेशा यही रहता है उसका। एक तो ये पूछा है तुम गृहं गच्छसि, वाच्य परिवर्तन करिए। दूसरा लिखा है सीतया वनं गतम, इसका भी वाच्य परिवर्तन लिखिए। सीतया वनं गतम, इसका वाच्य परिवर्तन लिखिए। दूसरा यहाँ पर लिखा है तुम गृहं गच्छसि, तो 2 नंबर का पूछा है, यहाँ पर 2 नंबर का पूछा है कर्मणि कर्तृ वाच्य से। तो अब आप जोड़ सकते हैं टोटल, तो 5 और 5 10 और ये टोटल मिलाकर के हो गया 30 नंबर, 30 और 12 हो गया 42 नंबर, और 42 और 2 हो गया, और भी कुछ मैंने जोड़ा नहीं है शायद, टोटल जोड़ लीजिएगा 10 नंबर का। अच्छा हाँ, ये नहीं देखा, थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पर ये काला धनु अत्यंत संयोगे, उपमत व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, और पंचमी भयेन, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर ये 6 नंबर और आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पर, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर और जोड़ लीजिएगा, इनमें से एक सूत्र कारक से है और 2 सूत्र समास से हैं, तो इस तरीके से ये पूछे गए हैं। तो ये सूत्र के ये यहाँ पर अर्थ और उदाहरण पूछा जाता है, यानी कि 5 सूत्र दे दिए जाते हैं। 5 सूत्र कहां से होते हैं, तो संज्ञा, ठीक है, संधि, कारक, समास, इन 5 प्रकार से होते हैं। अभी तक कारक प्रकरण से पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आपको काला धनो अत्यंत संयोगी ये पहली बार यहाँ पर पूछ लिया गया है। सूत्र और उसका अर्थ कहां से, कारक प्रकरण से। इससे पहले ये कभी नहीं पूछा है, आप एक बार देख लीजिएगा पेपर। इससे पहले अर्थ और उदाहरण जहां पूछता था, सूत्राणाम अर्थ और उदाहरण, वो क्या करता था, संज्ञा, संधि और समास को लेकर के पूछता था, अर्थ और उदाहरण को लेकर के। एक दो संज्ञा से पूछता था, एक दो संधि से पूछता था और समास से पूछ लेता था। लेकिन पहली बार 2025 में समास कारक से पूछा है। ऐसा क्यों नहीं पूछता था, कारण ये रहता था चूंकि 10 नंबर का यहाँ डायरेक्ट ही कारक पूछ लेता था, तो उसको लगता था 10 नंबर का डायरेक्ट कारक हो ही गया है, एक और निबंध कारक से पूछ ही लेना है, तो भाई यहाँ पर फिर पूछने की जरूरत क्या है, नहीं तो 25 नंबर का कारक भी अकेला हो जाएगा। लेकिन पहली बार ऐसा दिखा उसे, ये है। आप अब एनालिसिस करिए, मैंने पिछले पेपर एनालिसिस की है, तब ये बात मैं बोल रहा हूँ कि भाई पहले नहीं पूछा ऐसा कारक, पहले यहाँ पर कारक के सूत्र नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इस बार पूछा गया। इसका मतलब ये है कि कारक के सूत्रों का पहले मैं कह देता था, अर्थ उदाहरण उतना नहीं भी जानेंगे तो भी काम चल जाएगा। हालांकि मैंने तो सबका अर्थ उदाहरण पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए अर्थ और उदाहरण मैंने नोट्स में हिंदी में और संस्कृत में दोनों में अर्थ उदाहरण लिख करके दिया है कारक के सभी सूत्रों का। लेकिन यहाँ पहले नहीं पूछता था, अब है। यही ट्रेंड आपको समझना है कि क्या चेंज हो रहा है। जैसे पहले निबंध डायरेक्ट पूछे जाते थे, अंदर घुस के नहीं पूछता था, लेकिन 2021-22 के बाद ऐसा आया कि उसने टॉपिक्स के अंदर जाकर के निबंध पूछने लगा। पहले क्या करता था, संधि पर निबंध लिखिए, समास पर निबंध लिखिए, कारक पर निबंध लिखिए, अब ऐसा नहीं कर रहा है। फिर उसने आगे पूछना स्टार्ट किया, अब विभाव पर निबंध लिखिए, कर्मधारय पर निबंध लिखिए। कर्मधारय पर पूछा है, विभाव पर अभी तक नहीं पूछा है, कर्मधारय पर निबंध लिखिए। अब क्या पूछ रहा है, अंदर घुस रहा है कि विशेषणम विशेषण बहुडम, आधार से भी पहली बार कारक पर इतना घुस करके निबंध पूछा है। तो ये आपको ट्रेंड समझने की जरूरत है। इतना आपसे क्वेश्चंस पूछा है 2025 को लेकर के। पहली बार जो देख रहे होंगे थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन चिंता मत करिए, ये ज्यादा कठिन है नहीं। जब आप लेक्चर्स देखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, अभी चूंकि आपने पढ़ा नहीं ना इसलिए कठिन लग रहा है, लेक्चर के दायरे में ही सब कुछ है। मैं आपको यहीं से कह रहा हूँ, व्याकरण में से जो 50 नंबर का पूछा जाएगा उसमें से 40 नंबर का से लेकर के 45 नंबर तक का डायरेक्ट नोट से होता है, 50 नंबर का भी डायरेक्ट नोट से होता है। बस आप लिख दीजिए। जैसे ये पेपर है जो आपको दिख रहा है, अब ये आपको कठिन लग सकता है, लेकिन इसमें से डायरेक्ट तौर पर 50 में से 49 नंबर का डायरेक्ट नोट शादी से है। अभी आप ठीक से पढ़ें, इन्हीं लेक्चर्स से। इन लेक्चर्स के मैंने पीडीएफ बनाकर नोट्स भी दे रखे हैं। ये हैं इस तरीके से व्याकरण के जो निबंध पूछे जाते हैं, संज्ञा, संधि, कारक, समास को लेकर के जितने भी, वो मैंने एक में ही बना करके आपको दे दिए हैं निबंध, मॉडल आंसर सहित। संज्ञा प्रकरण में एक नोट्स दे दिए, संधि प्रकरण का नोट्स दे दिए, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स है। हर संधि का, विसर्ग का, कारक का, समास का नोट्स दे दिया, आगे कर्तृ क्रमवाच्य का, 5 टॉपिक्स का नोट्स है मेरा। कोई आपको फिर उस इन बुकों की पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि पढ़ना चाहे तो इनकी भी मैं आपको पीडीएफ वगैरह उपलब्ध करा देता हूँ बैच वाले विद्यार्थियों को, तो वो पढ़ सकते हैं। जिनको खरीदना है वो ये बुक खरीद लेंगे। अब देखो,
तो पांचों प्रकरण की बात कितनी हुई, टेस्ट सीरीज वगैरह उपलब्ध है, मॉडल आंसर वगैरह है, यूनिट वाइज हम टेस्ट कराते हैं जिससे कि पेपर में आपका जो समय है वो बर्बाद ना हो और आपको पता रहे कि ये वाली यूनिट इतने मिनट में करना नहीं है। जैसे व्याकरण वाली यूनिट के लिए डिसाइडेड 40 मिनट में करवा रखा हूं कि 40 मिनट में आपको कर लेनी है, 180 मिनट मिलेगा आपको एक पेपर अटेम्प्ट करने में, 40 मिनट आप व्याकरण को दे सकते हैं और 50 अंक में से आराम से 45 ले सकते हैं यदि आप बहुत अच्छे से प्रॉपर तैयारी मेरे अकॉर्डिंग करते हैं, टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग लिखते हैं, याद करते हैं मेरे अकॉर्डिंग। यदि याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और लिखना, याद यदि आपको इधर याद रहता है तुरंत कि इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, तो आप ये टाइम से कर पाएंगे। और यदि आपको मल्टीपल रिवीजन और याद नहीं है तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है। समझना जरूरी नहीं है, समझने के बाद याद करना जरूरी है, यानी केवल समझने से काम नहीं चलेगा, व्याकरण याद होनी चाहिए दिमाग में, तुरंत आपको आंसर आना चाहिए, मौखिक आंसर आना चाहिए, तभी होगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं यहाँ व्याकरण की यूनिट को लेकर के। अब सेल्फ करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने तो बता दिया कि लेक्चर्स मेरे हैं, नोट्स उपलब्ध हैं, क्वेश्चंस पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया, सिलेबस भी समझा दिया, ये भी बता दिया कि संघ का आता है। अब यहाँ पर आपने ये भी समझ लिया कि यहाँ पे त्याहार से निबंध पूछा जाता है, पद संज्ञा का निबंध पूछा गया, तो ये आप देख लेंगे कि संधि के निबंध कैसे हैं, क्वेश्चन सर बता दिए, संधि का, ये समास का, ये कारक का है, कंप्लीट हमने आपको यहाँ पर बता दिए एक एक क्वेश्चन को लेकर के। ये बता दिया मैंने कि सूत्रोल्लेख पूर्वकम संस्कृत भाषा व्यक्ति निर्णय, यानी कि संस्कृत भाषा में व्यक्ति निर्णय करने हैं। ये उदाहरण मैंने बता दिए कहाँ से दिए गए हैं, किन बुकों से दिए गए हैं, ये बुकों जो उदाहरण दिए गए हैं वो इन्हीं बुकों से दिए गए हैं, इन दो बुकों के अंदर से ही है। कारक प्रकरण के जो है, कारक प्रकरण आपको पढ़ना है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का, जो कि भट्टोजी दीक्षित की रचना है। ठीक है, देखो ये लिखा है श्रीमद भट्टोजी दीक्षित विरचिता, और ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी पाणिनि जी की सॉरी वरदराजाचार्य जी की रचना है। ठीक है, तो वरदराजाचार्य जी की लघु सिद्धांत कौमुदी है और भट्टोजी दीक्षित की वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, चूंकि पाणिनि दिमाग पर चढ़े रहते हैं, चूंकि पाणिनि के इस सूत्रों की व्याख्या दोनों में है, अष्टाध्यायी है पाणिनि जी का, इसलिए बार बार निकल जाता है कभी कभी। चलिए अच्छा है, पाणिनि जी का नाम लेते रहे तो यही अच्छा है। आगे देखते हैं, एक तो ये इसमें से आपको क्या पढ़ना है, कारक प्रकरण आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का पढ़ना है। ये जो बुक है ये अच्छी बुक है, इसमें सिर्फ कारक प्रकरण दे रखा है और इसमें जो कारण प्रकरण देख रहा है तो संस्कृत दे रखा है, उसका हिंदी सूत्र व्याख्या और उपसिद्धि सहित दे रखा है। लेकिन ध्यान रखना इसमें संस्कृत नहीं दे रखा है, आपको पेपर में संस्कृत में लिखना है और स्वयं संस्कृत अपनी संस्कृत में अच्छे से लिखना है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनके आपको अच्छी से अपनी संस्कृत बनानी पड़ेगी। दूसरा लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा है, इसमें से आप 3-4 टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, ये 3 टॉपिक्स आपको लघु सिद्धांत कौमुदी को यदि आप सूत्र कर लेते हैं जो इसमें दिए हैं, उससे आपका पेपर में बाहर नहीं जाएगा। कारक प्रकरण लघु सिद्धांत का बहुत छोटा सा है, इसलिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का आपको पढ़ना है, इतना करना है। कर्तृक्रम वाच्य आपको पढ़ना है, वो रचना अनुवाद कौमुदी से भी आप कर्तृक्रम वाच्य पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो 3 किताबें यदि आप पेपर यूनिट 1 के लिए ले लेते हैं तो कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये है कि आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग इस बुक के कंटेंट को बना पाएंगे, ये आपके अनुभव पर निर्भर करता है। यदि आप बहुत ठीक से संस्कृत पढ़े हैं तो आप इस चीज को कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप यदि ट्रेंड को समझते हैं, पेपर को समझते हैं, पेपर के आंसर्स को समझते हैं, तो इनमें से आपको इस अकॉर्डिंग, इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग कंटेंट को बना पाएंगे। जैसे इसमें लिखा है, और केवल कंटेंट ही नहीं बनाना है, उसमें जो शब्द सीमा दी रखी है उस शब्द सीमा में आंसर देना भी आपको आना चाहिए, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि इन्होंने लिखा कि यामातावरणानाम उच्चारण स्थानानि लेखयामि समाधिया, अब इन्होंने उच्चारण स्थान लिखा इधर। ऐसे ही जैसे पूछा एतद मुदारी सूत्रोल्लेख पूर्वम संधि कार्यम करा, संधि कार्य, अब इनने ये संधि कार्य किया कि क्या सही किया है, अब ये मैं ऐसा नहीं लिखना होता है, इनने गलत लिखा है, ठीक है, मतलब सूत्र वगैरह ये जैसे जो लिखे ठीक है पर ये ठीक नहीं है। अब आपको यहाँ क्या देखना जरूरी है, तो फिर मैंने इनको बताया कि कैसे आपको गणना करना है। नंबर में ठीक ठाक इसलिए दे देता हूँ कभी कभी कि मोटिवेशन कम ना हो, क्योंकि मैं डांट ही सामने कॉपी चेक करते समय डांट देता हूँ इसलिए। चलिए, तो आपको ये सब लिखना आना चाहिए, इतना इतना कर पाए तो ये बुक्स आप ले सकते हैं। सावधानी यही रखनी है कि हूबहू इन बुकों में ये बुकें चूंकि आप पेपर के मतलब ये बुकें एक अकेडमी की अकॉर्डिंग दी रखी है, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी कंप्लीट लगी रहती है, वहां पर सूत्र के अर्थ की, व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, प्रयोगों की सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सिद्धि में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तीनों बुकों का प्राइस लगभग 1000 रुपए के करीब होगा, इन तीनों बुकों का
1000 रुपए के आसपास की ये तीनों बुकें आ जाएंगी, तो आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि यदि आप बैच ज्वाइन कराना चाहते हैं मेरा, तो आप इन सब बुक्स को नहीं लेंगे, और इन बुक्स की पीडीएफ में उपलब्ध करवाया हूँ उसमें, और करवा भी देता हूँ जो जरूरत पड़ती है। साथ में क्या है कि मैंने नोट्स इन्हीं सब बुक्स को पढ़ करके बनाए हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने ही बनाया है। इन सब बुक्स को पढ़ के आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है। जैसे कारक पकड़ है, तो इसी को पढ़ करके मैंने कारक पकड़ का जो नोट्स बनाया वो इसी को पढ़ करके बनाया है। तो मेरे नोट्स पढ़ते हैं तो प्राप्त कर सकता नहीं है, तो पेपर के अकॉर्डिंग आपको खुद करना हो। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो ये आज का सबसे बड़ी समस्या बन गया है, ये डी और ई नंबर का क्वेश्चन व्याकरण का समस्या नहीं है, अच्छा भी है। आपको इसके लिए थोड़ा सा डीप में अध्ययन करना होगा, जो इन बुकों में डायरेक्ट तौर पर नहीं लिखा मिलेगा। इसमें आपको विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र तो मिलेगा, आधारोधिकरण सूत्र मिलेगा, लेकिन उसमें कंटेंट इतना नहीं दे रखा होगा कि आप 10 नंबर का आप लिख पाएंगे, यानी 150 शब्द में कंटेंट नहीं दे रखा होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। मैंने इसलिए तो ये आधार भेदम सोदाहरण व्याख्यातम विशेषण बहुलम सोदाहरण व्याख्यातम। अब जिसने पहले संस्कृत बहुत अच्छी पढ़ी है वो तो इन सबको कर लेगा। अब एक बात और ध्यान रखना है कि इस बार तो आधार भेद पूछ लिया, विशेषण बहुलम पूछ लिया, लेकिन आपको किसी भी सिलेबस के कारक के जो आपके महत्वपूर्ण हैं, सूत्र हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन पर आपको ऐसे निबंध लिखना आना चाहिए, और आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप पहले सोच लें कि इस पर 10 नंबर का निबंध पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा कि जिस पर पूछा जा सकता है तो उसको आप पहले से तैयार रखें, क्योंकि इस बार आधार के बारे में पूछ लिया, सप्तम्यादि करड़े, सप्तमी विभक्ति के बारे में पूछ लिया, क्या चतुर्थी के बारे में पूछेगा, तृतीया के बारे में पूछेगा, द्वितीया के बारे में पूछेगा, तो क्या आप बता लेंगे? यदि बता पाएंगे तब ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। मेरी बातें आपको लग रही होगी कि बैच को प्रमोट कर रहे हैं, आप मेरा बैच मत लीजिए, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बातें हैं वो सही बता रहा हूँ। अपना बैच प्रमोट करने की कोई बात ही नहीं है, अकेला हूँ मैं, और मतलब ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, अकेले ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्रमोट करना बनता है। अच्छी चीज को प्रमोट करने में कोई समस्या है नहीं मुझे, ठीक है। तो मैं इतनी मेहनत किया हूँ, इस पर अपना अनुभव लिया हूँ, 4-5 साल से रेगुलर रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी का रिसर्च कर रहा हूँ, तो वहां भी ये ध्यान रखता हूँ कि इसमें से कौन सा कंटेंट मेरे यूपीएससी के स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। क्योंकि मेरे जीवन को जो वित्तीय रूप से संचालित करवाया है यूपीएससी वाले विद्यार्थियों ने करवाया है। आज भी मेरी जो प्रतिष्ठा या नाम है वो यूपीएससी वाले स्टूडेंटों के लिए के कारण है। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए इतनी मेहनत किया हूँ। आप देख रहे होंगे मेहनत, आपको पता चल रही होगी कि 27 लेक्चर 2-2 ढाई-ढाई घंटे के एक यूनिट के लिए रिकॉर्डिंग करना कितनी बड़ी बात है, और वो भी हास्य कंटेंट लिख करके। आप लोगों को समझते होंगे, आप लोग यूपीएससी वाले। चलिए, तो ये आपने देखा, ठीक है। तो ये व्याकरण का आपको मैंने यहाँ पर समझाया। आगे चलते हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा। बुक्स आपको मैंने बता दिया है, ट्रेंड मैंने पीवाई क्यूज का आपको समझा दिया है, चुनौतियां भी मैंने आपको बता दी हैं। चुनौतियां ये आई कि कैसे आंसर लिखें, थोड़ा सा आंसर लिखने में समस्या आएगा। दूसरा, इन बुक का यूज करके कंटेंट बनाने में थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा, ये बिल्कुल है, इनमें कंटेंट उपलब्ध होगा जो मैंने बताया। तो आपको इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उस कंटेंट को ढालना है। ये मैंने एक यूनिट को बताया है। ऐसे ही मैं भाषा विज्ञान की यूनिट की आपको बता दूंगा। कमियां थोड़ी सी यही है कि यहाँ निबंध वाले पोर्शन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डी और ई नंबर पर निबंध पूछा जा रहा है। अब मैंने सिर्फ 1 वर्ष का बताया, आप पिछले 5 से 7 वर्ष का डी और ई नंबर का क्वेश्चंस देख लीजिए, 10 साल का देख लीजिए, वहां देख लीजिए इसमें निबंध कैसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सर डी और ई नंबर में निबंध आते हैं। अब मैंने बताया कि निबंध संज्ञा संधि कारक और समास से आते हैं, तो चारों के आप निबंध लिख लीजिए कौन कौन से आए हैं अभी तक, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बना लीजिए, ऐसा आप कर लीजिए। और आपको क्या करना है, जो सेल्फ स्टडी वालों के लिए बता रहा हूँ, अर्थ उदाहरणानी लिखना है, तो प्रत्येक सूत्र का जो आपके यहाँ पर इसमें लिखे हैं उनके अर्थ और उदाहरण आप याद करिए, लिखिए, समझिए। समझना थोड़ा कठिन होगा, लेक्चर्स में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल आप खोजिए, जैसे 1 साल के 5 क्वेश्चंस हैं, तो आप ऐसे खोजिए 5 क्वेश्चंस कारक प्रकरण के यहाँ लिखे हैं। ऐसे आप पिछले 10 साल के, 15 साल, 20 साल के खोज लीजिए, तो आप 15 साल के 5 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपको 100 क्वेश्चंस दिख जाएंगे। 1900 एग्जाम्पल से हर बार आ रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं कि कारक का देख लीजिए। तो कुछ सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एकदम आपको बता दिया है कि यहाँ पर अर्थ और उदाहरण पूछा जाता है एक क्वेश्चन में, यानी कि इसमें 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें संज्ञा संधि कारक समास से होते हैं। इसमें सिर्फ कारक से होते हैं, और कारक से होते हैं उसमें क्या पूछा जाता है कि सूत्र का उल्लेख करना, संस्कृत भाषा में विभक्ति निर्णय करना है। यहाँ पर अर्थ और उदाहरण बताने हैं,
जो 5 है संज्ञा संधि कारक। यहाँ पर क्या क्या विशेषता है वो मैंने बता दिया। डी और ई नंबर का क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस करके बता दिया। सिलेबस मैंने ऑफिशियल बता दिया, संज्ञा संधि कारक समास विधायक। अब ध्यान रखना, आप कहेंगे कि यहाँ पर निबंध नहीं लिखा है तो फिर क्यों पूछ रहा है, तो ये बात ध्यान रखना है यहाँ कि व्याकरण की यहाँ एक लाइन लिखी है और यही निबंध पूछने का मूल कारक है जो आपको समझ में नहीं आता है कि व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं। व्याकरण इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये यूपीएससी में अन्य एग्जाम में अंतर है कि व्याकरण इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आप व्याकरण जान जाइए कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सा कारक है, कौन सा समास है। ये करने की जरूरत एकेडमिक स्तर पर है। आपको यहाँ पर क्या जरूरत है यूपीएससी को जरूरत है कि आप व्याकरण के बारे में ये समझें कि संधि का कंसेप्ट बनाया ही क्यों है, प्रयत्नों का कंसेप्ट बनाया ही क्यों है, कारक की जरूरत ही क्या है भाषा में, तो कारक के महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। यानी कि आपको कोई आया कि भाई कारक, कई लोग कह देते हैं व्याकरण का कोई उपयोग ही नहीं है, ये बात नहीं कह सकते हो आप आईएएस होकर के। आपको समझना पड़ेगा कि भाई कारक का किस लिए कारक बनाया गया है, किस लिए आपका संधि बनाया गया है, किस उद्देश्य से, ध्वनि परिवर्तन का संधि से क्या संबंध है, पद विज्ञान क्या है, ध्वनि विज्ञान क्या है। यानी भाषा को, संस्कृत व्याकरण की भाषा की विशेषताओं को भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं के साथ अंतः संबंध करके समझना आवश्यक है। इसलिए पहली यूनिट और दूसरी यूनिट में कहता हूं जुड़ी हुई है। आप जो पहली यूनिट में पढ़ रहे हो वो लौकिक संस्कृत पढ़ रहे हो, और सिलेबस में आपकी सेकंड यूनिट जब देखेंगे तो वहां पर लिखा है लौकिक एवं विधेय को लिखा है शास्त्रीय संस्कृत भाषा के लक्षण, सेकंड नंबर पर। तो शास्त्रीय भाषा के लक्षण क्या है, शास्त्रीय भाषा मतलब लौकिक भाषा, और वैदिक भाषा की विशेषता। तो शास्त्रीय भाषा की जब प्रमुख लक्षण और विशेषताएं पढ़ोगे तो वही विशेषताएं यहाँ पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो विशेषताओं के बारे में समझते हुए पढ़ना है, और उसी अकॉर्डिंग निबंध पूछे जा रहे हैं आपसे कि ध्वनि विक्रिया मास्त्र संधि विक्रिया मरणयत आदि आदि। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैंने बहुत ही डिटेल्स में अपनी तरफ से ये लेक्चर बता दिया है। मैंने बता दिया है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, चुनौतियां क्या होती हैं जो बुक्स ले लेते हैं उनके लिए। बुक्स ये होता है कि कंटेंट बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है यूपीएससी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूपीएससी उस अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा होता जिस अकॉर्डिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटीज पूछ रहे होते हैं, जबकि वो बुक्स यूनिवर्सिटी को पैटर्न को लेकर के बनाई गई हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बच्चे ही इन बुकों को ज्यादा खरीद रहे हैं। खरीद, जो जिस चीज की खरीद होती है उसी चीज की सप्लाई होती है। आप जानते, जिस चीज की डिमांड होगी उसी की सप्लाई होगी। इसलिए आप यूपीएससी वालों के अकॉर्डिंग बुक्स इसलिए नहीं बनाई गई हैं क्योंकि आप लोग खरीदते ही नहीं है बुक्स ज्यादा, समझ में आ रहा हो, ऑप्शनल ही नहीं लेते हैं। मैंने आपके अकॉर्डिंग नोट्स बनाया है तो आप वो लेकर के वो भी पढ़ सकते हैं और इन किताबों को भी ले सकते हैं। तो आप ये समझ पाएंगे कि इन बुकों में से मैंने क्या निकाल के आपको दिया है, वो आप समझ पाएंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब देख लीजिए, जो मेरे साथ आना चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा तो लगेगा लेकिन प्रॉपर तैयारी भी हो जाएगी, गाइडेंस भी मिल जाएगा। आप जानते हैं मेरी भी मेहनत होती है, आप जानते ही हैं। तो अब वो मेरे साथ भी आ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि अब आपको इस तरीके से अगली यूनिट का सिलेबस चाहिए कि नहीं चाहिए, कि भाषा विज्ञान पर भी मैं इसी तरीके से आपसे बात करूं। पहले इस लेक्चर में थोड़ी सी चर्चाएं भी ज्यादा होंगी, बातें भी ज्यादा हो गई, इसलिए हो गई चूंकि पहली यूनिट में मुझे पैटर्न वगैरह भी बताना था। यहाँ पर डायरेक्ट अब सेकंड का सिलेबस बता के क्वेश्चंस देख करके विशेषताएं बताते हुए क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैंने वहां बता दिया। निबंध वालों पर थोड़ी सी समस्या है, उनको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है और थोड़ा सा सूत्रों को डीप में पढ़ के जाना है, ये मैंने बता दिया। संस्कृत में लिखना है, एक बात और है कि संस्कृत में यहाँ लिखना है तो संस्कृत लिखने की गति होनी चाहिए, और संस्कृत लिखने के लिए थोड़ा सा अनुवाद आने की आवश्यकता है, ये भी और इसमें आवश्यकता है। अनुवाद को मैं अभी 8वीं यूनिट में आपको बताऊंगा, जहां आपने गद्यांश लिखे हैं तो वहां पर मैं आपको अनुवाद की चर्चा करूंगा, इसलिए मैंने पहली वीडियो में अनुवाद की चर्चा नहीं की। जब मैं 8वीं यूनिट का यहाँ पर बता रहा हूँ तो यहाँ अनुवाद की चर्चा करूंगा और मैं अपने लेक्चर दिखाऊंगा कि मैंने अनुवाद सिखाया है, और अनुवाद के लिए रचना अनुवाद कौमुदी ही बुक आपको लेनी है, और भी बुक बता देंगे कि और कौन कौन सी ले सकते हैं। तो इसके लिए हम अनुवाद की आपकी चर्चा करेंगे। आप लोगों को कल भाषा विज्ञान के क्वेश्चन आदि को समझना हो तो आप देखिएगा, उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। आपका मेरे बाद क्या काम बचता है कि आपको पेपर देखने का काम बचता है। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इन बुकों को आप मंगवा लीजिए। इन बुकों को मंगवाने के बाद 10-15 साल का पेपर एनालिसिस कर लीजिए। पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको समझ आ जाएगा तो आपको ये यूनिट लाभ हो जाएगा, ठीक है। और कोई यदि क्वेश्चंस रहता है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, वो भी मैं बता दूंगा। आगे की यूनिट
आपको भाषा विज्ञान वाली चाहिए या नहीं चाहिए उसके बारे में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसका भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा भाषा विज्ञान का। और इसी तरीके से भाषा विज्ञान के बाद आपका काव्य शास्त्र एवं काव्य विधा आदि का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और उसी अकॉर्डिंग आगे हम लोग बताएंगे। चूंकि समय वैसे भी बहुत कम रहता है मेरे पास, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दीजिएगा, यदि काम का हो तो मैं आगे चर्चा करूंगा बुक लिस्ट आदि की। ओके मित्रों, धन्यवाद।